नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती इकाई दूसरी कविता चौथी छापा जो ओम प्रकाश आदित्य द्वारा लिखित है। बहुत ही सुंदर और बढ़िया कविता है। छात्रों, सबसे पहले हम आदित्य ओम प्रकाश जी का परिचय लेंगे। उनका जन्म 1936 यानी स्वाधीनता पूर्व काल में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है और मृत्यु 2009 में भोपाल में मध्य प्रदेश में। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य शास्त्र की गहन तप संवेदना के पारखी थे। वे हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। इनकी रचनाएं इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं। दूसरी रचना मॉडर्न शादी। तीसरी रचना उनकी काव्य संग्रह गोरी बैठी छत पर। छात्रों, ये जो कविता है यह हास्य व्यंग्य कविता पे और इस कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाने का प्रयास किया है। कवि द्वारा किया गया यह छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। छात्रों, ये जो हमारा समाज है इसमें जितनी अच्छी बातें उतनी ही बुरी बातें भी है। जैसे कि मुझे वो इस समय कोई कविता पढ़ाते समय एक जो हिंदी फिल्म थी जिसका नाम था काला बाजार, और उस फिल्म में कादर खान एक गीत सुनाते हैं। उस गीत की बोल थे, झन झन की सुनो झंकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। तो यहाँ पर सारी चीजें पैसों से तोली जाती है। यह उस गाने का भी मतलब था। और कुछ हद तक ये जो छापामार करने वाले लोग होते हैं इनका उद्देश्य भी कुछ हद तक ये जो काला धन है इसे ढूंढना, समाज को सही राह पर वे लाने का प्रयास करते हैं या नहीं, यह एक संशोधन वाली बात है। लेकिन इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य तो वही है कि समाज में काले धन का निर्माण न हो। और एक दूसरी बात जो मुझे यह कविता पढ़ते समय बार बार याद आई,
कि समाज में ऐसे बहुत सारे गरीब लोग भी हैं। गरीबी शब्द का मतलब केवल आर्थिक इस अर्थ से नहीं है। तो मनुष्य कई दृष्टियों से भी गरीब होता है। इस संदर्भ में मुझे एक हिंदी फिल्म का गीत याद आता है। फिल्म का नाम है मेरी जान, और उसमें एक बहुत सुंदर गीत है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो पता नहीं चलता है कब क्या समस्या खड़ी हो जाए। ये कविता पढ़ते समय आपको भी इस बात का आभास जरूर होगा कि पता नहीं ये छापा मार लो कब हमारे घर में भी आ जाए और एक समस्या खड़ी कर दी। अभी इस कविता को ही देख ले। इस कविता में जो कवि है ओम प्रकाश आदित्य, एक कवि होने के बावजूद, एक लेखक होने के बावजूद, इस कवि की आर्थिक स्थिति कैसी है इसका अनुभव हमें ये कविता पढ़ते समय आ जाता है। और इस बात की भी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हो जाता है कि समाज में साहित्यिक, लेखक, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। और फिर भी लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि इस लेखक की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय होने के बावजूद भी आयकर वालों तक इनका नाम पहुंच गया और आयकर वालों ने इनके यहाँ छापा डाला। तो देखते हम इन आयकर वालों को इनके यहाँ छापा डालने के बाद क्या हाथ लगा। तो सुनो, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। देखो बहुत आसान है, इनमें कहीं भी, यानी कि इस कवि ने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से और आसान लफ्जों द्वारा व्यक्त किए। कहीं पर भी हमें कोई ऐसा कठिन शब्द पूरी कविता में दिखाई देता नहीं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। बहुत सुंदर जवाब दिया है लेखक कवि ने। मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। क्या कारण है कवि का न सोने का? यह एक संशोधन वाली बात है, लेकिन लेखक कई रातों से नहीं सोए थे। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब भी सोना ही है। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा। जैसे वे रोश में बोलते तो लेखक भी जोश में जवाब देता है। वे जोश में आकर बोले, मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे है। सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे है। बिखेरे ने फैला है, मैंने सुवर्ण का सुवर्ण सुवर्ण यानी इस अर्थ, यहाँ पर सोना इस अर्थ में नहीं है, सुंदर वर्ण।
यानी कि छात्रों यहाँ पर आपको सोना, स्वर्ण और सुवर्ण कुछ हद तक एक तरीके के होने वाले शब्द, लेकिन सुवर्ण और स्वर्ण इनमें अंतर है, इसे आपको समझना है। तो सुवर्ण कहा है मेरे काव्य में है, उन्हें कैसे दे दूं? तो लेखक का कवि का जवाब सुनकर उनको ऐसा गुस्सा आता है। वे झुझलाकर बोले, तुम समझे नहीं? झुझलाकर ने चिढ़कर, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। लेकिन छापा कहाँ पर डाला जाता है? जहाँ पर अनधिकृत रूप से जो धन अर्जित रहता है वहाँ पर डाला जाता है। और यहाँ पर लेखक से भी वही, सॉरी यहाँ पर कवि से भी वही पूछा गया है कि भाई तुमने जो अनधिकृत रूप से धन अर्जित किया है वह चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला। लेखक कवि को उनकी बात सुनकर हंसी आ गई। अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। कवि कहता है कि अर्थ तो मेरी कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? कड़क कर ने तेज स्वर में बोले। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। कभी उनको जवाब देता है कि भाई चांदी कहाँ है? तो मेरे बालों में आ रही है। यहाँ पर देखो चांदी का भी दो अर्थ यहाँ पर दिखाई देता है। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत यानी हैरान, उद्विग्न। उनको पता नहीं चल रहा कि इस कवि से क्या बात की जाए, कुछ है ही नहीं तो क्या। उद्भ्रांत मतलब है हैरान, उद्विग्न। यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? छापामार कवि से पूछ रहे हैं, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। कवि उनसे कहता है कि परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार, नहीं अभी नोट तैयार नहीं है। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा यानी यहाँ पर सिक्का है। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा यानी सिक्का। मैं लरज कर बोला। लरज का मतलब है भयभीत, यानी कि छापा मार लो आए हैं इनकम टैक्स वाले, आयकर विभाग के लोग आए तो डर तो लगता ही है। मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अभी यहाँ पर जिस मुद्रा का उल्लेख आया है वो हमारे चेहरे पर कई सारे प्रकार के भाव जो होते हैं, इस अर्थ में। मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यहाँ पर देखो, जैसे कि हमारी कृति पत्रिका है तो वहाँ पर सोना, स्वर्ण, मुद्रा, मुद्राएं, इन सब के अर्थ लिखने के लिए आ सकते हैं और आपको मालूम होना चाहिए। जो पहले वाला मुद्रा है वो सिक्का इस अर्थ में। यहाँ पर मुद्राएं जो है हमारे चेहरे पर जो भावना है, इस अर्थ में। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। लेखक के कवि के जवाब सुनकर अब ये आयकर विभाग के लोग भी सोचने लगे कि भाई ये क्या जवाब दे रहा है। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्षा में घुस गए। शयन यानी सोने का जो कवि का कक्ष है वहाँ पर, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। रोज नोचना यानी खींचना। फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे।
उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। एक ही घर में जो एक अलमारी है वो भी टूटी हुई थी, उसे भी उन्होंने खोला। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। पीपिया ने ऐसे पात्र जो लोटे जैसे होते हैं। पीपिया का मतलब क्या होता है? लोटे के बने हुए ऐसे पात्र, बर्तन। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक का मतलब क्या होता है? मिट्टी का वह बर्तन जिसमें धन संचय बच्चे करते हैं। आपके घर में भी गुल्लक होगी, जहाँ पर अगर आपकी मम्मी पापा आपको 50 पैसे 1 रुपये देते होंगे तो उसमें हम उसे रखते हैं, बच्चे इकट्ठा करते हैं। तो लेखक के घर में भी वो गुल्लक थी, उसे भी देख डाला। पर सब में मिला एक ही तत्व, और सब में एक ही चीज़ मिली। वो क्या है? खाली, यानी कुछ भी नहीं। कनस्तरों को, मटकों को, मटकों का मतलब है मिट्टी का घड़ा है। कनस्तर का मतलब क्या है? टीन का पीपा, यानी कि एक प्रकार का बर्तन है, बड़ा बर्तन। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड से तात्पर्य रिक्त संसार। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, यानी कि सारा बिखरा हुआ है और आयकर वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। अब तक वे जिस जोश से, इस उत्साह से घर में आए थे, वह सारा जोश बिखर चुका है, नष्ट हो चुका है। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच से सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। यानी कि अब तक जो उनमें क्रोध था उसका रूप बदल चुका है। अब वह करुण रस, करुण यानी दया वाली भावना है। कि उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ नहीं है, रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। यानी कि आयकर विभाग के लोग जब कुछ सूचना मिलती है तो पहुंच जाते हैं। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? ये बात लेखक ने बड़ी सुंदरता से कही है, बड़ी विचारपूर्वक है कि अगर कुछ धन होता तो आप ले जाते। अब मेरे घर में कुछ नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तो यहाँ पर कभी नहीं, तख्त का मतलब होता है बैठने की जगह। तो यहाँ पर कवि ने अपनी बात बिल्कुल विचारपूर्वक उनके सामने रखी है और आयकर वालों ने किस प्रकार कवि के यहाँ पर छापा डाला और कवि ने उन सब का कैसे सामना किया, इन सारी बातों को देखा। आप सभी लोगों ने यह कविता ध्यानपूर्वक सुनी
मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।